नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चर्चा इस बात पर गर्म है कि सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल पर घर घर शराब बेचने की योजना पर मंथन कर रही है। वहां सत्ताधारी दल की एक विधायक ने ये मांग रख दी है कि सरकार को राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करना चाहिए। विधायक की बात सीएम ने भी सुनी और दो टूक कह दिया कि शराब तो बिकती ही रहेगी। झारखंड में शराब को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल को ठंडे बस्ते में डालने के बाद हेमंत सरकार ने राज्य में अब पूर्ण शराबबंदी की मांग को भी ठुकरा दिया है। यानी होली से पहले हेमंत सरकार ने शराब पीने और बेचने वाले दोनों को बड़ी राहत दी है। राज्य में उठ रही पूर्ण शराबबंदी की मांग के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा से ऐलान कर दिया कि राज्य में फिलहाल पूर्ण शराबबंदी पर कोई विचार नहीं है। फिलहाल शराबबंदी को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिलहाल शराबबंदी को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। झारखंड में बढ़ रही महिला उत्पीड़न और अपराध का जिम्मेदार शराब को बताते हुए सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की थी। महिला के खिलाफ यौन मामलों, हमलों की घटना में कमी लाने और आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को रोकने हेतु राज्य में पूर्ण शराबबंदी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ। हालांकि महिला की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस विधायक की चिंता से सीएम भी सहमत हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि सिर्फ शराब को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार भी गंभीर है और कई कदम उठा रही है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में कई काम भी कर रही है। उत्पीड़न का कारण सिर्फ शराब ही नहीं होता अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कारण हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारी भी चिंता है कि महिला सुरक्षा कैसे हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो। और इसको लेकर के आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर फूलो झालो योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय, और आज इसको लेकर के हम लोग लगभग 25,000 महिलाओं को हड़िया दारू से हटा करके दूसरे रोजगारों में जोड़ा अध्यक्ष महोदय। जाहिर है मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद झारखंड में फिलहाल न तो शराब पीने वालों को शराब के लिए भटकना पड़ेगा, न ही बेचने वालों की कमाई का जरिया छीनेगा। बस तरीका कानूनी होना चाहिए। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन यूं तो कई मुद्दे छाए रहे, लेकिन बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने को लेकर जहां बीजेपी ने उग्र प्रदर्शन किया, वहीं स्थानीय नीति को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन की तपिश सदन में भी महसूस की गई। झारखंड में हेमंत सरकार के 26 महीने हो चुके हैं, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष का मामला अब तक अटका पड़ा है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। क्या सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का मामला खींच रहे हैं? बजट सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर बाबूलाल को लेकर बीजेपी नेता मुखर हुए और सदन के बाहर प्रदर्शन कर हेमंत सरकार में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। विरोध हो रहा है, वो झारखंड की जनता की आवाज है। झारखंड की जनता को भी लग रहा है कि सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने की मांग के विरोध में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। जेबीएम तोड़कर बीजेपी में आए बाबूलाल मरांडी को लेकर बिरंची नारायण यही नहीं रुके। उन्होंने बाबूलाल के पूर्व सहयोगी प्रदीप यादव के बहाने स्पीकर पर निशाना साधा, तो जवाब में प्रदीप यादव ने भी बाबूलाल मरांडी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मजेदार बात यह है कि जेबीएम के नेता के रूप में माननीय प्रदीप यादव जी सदन में भाषण करते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के रूप में भी सदन में मौजूद रहते हैं। ये तो प्रदीप यादव जी जैसे सीनियर जो विधायक हैं उनके भी गरिमा के खिलाफ है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि कम से कम दोनों में से एक पद तो आप भी छोड़ ही दीजिए, जरा भी अगर राजनीति की नैतिकता आपके अंदर बची है तो। बाबूलाल जी चाहेंगे तो उन तीनों में से जब वो बोलना चाहें तो हमें लिख के देना होगा, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने इच्छा कभी व्यक्त नहीं की। अगर वो इच्छा व्यक्त करे तो उनके नामों की अनुशंसा अध्यक्ष जी को मिलेगा और हमें लगता है अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर
क्योंकि अंदर तो जेबीएम ही है, जो सच है कोई बोले या ना बोले, ये तो जग जाहिर है कि अंदर हम जेबीएम है, बाहर कांग्रेस है। दूसरी ओर स्थानीय नीति को लेकर पिछले कुछ दिनों से आदिवासी बहुल इलाके में धधक रही आग की लपटें सोमवार को सदन में भी उठी। विधायक लंबोदर महतो ने सरकार से जितनी जल्द हो सके 1932 का खतियान लागू करने की मांग रखी। अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। जाहिर है हाल के दिनों में स्थानीय नीति का मुद्दा राजनीति का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। लिहाजा सीएम हेमंत सोरेन ने भी सदन को भरोसा दिलाया है, कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है और अध्यक्ष महोदय जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। जाहिर है 2 साल से नेता प्रतिपक्ष के बिना चल रहे झारखंड विधानसभा में कई मुद्दों पर बीजेपी हेमंत सरकार को मजबूत तरीके से जवाब नहीं दे पाती। ऐसे में सबसे लंबे चलने वाले बजट सत्र में बीजेपी आक्रामक है और बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने के लिए सरकार और स्पीकर पर दबाव बनाने के प्रयास में जुटी है। अविनाश, न्यूज़ 18, कराची। और खबर जामताड़ा से, जहां बराकर नदी में 4 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ की टीम ने नाव हादसे में डूबे सभी 14 लोगों के शव जो हैं वो निकाल लिए हैं। सोमवार को एनडीआरएफ की टीम ने 6 शवों को बाहर निकाला। इससे पहले रविवार को 7 और शनिवार को एक महिला का शव मिला था। 24 फरवरी को वीरगांव बराकर नदी में नाव हादसे में 14 लोग डूब गए थे, जबकि 4 लोग तैरकर बाहर आ गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन और गोताखोरों की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसके बाद पटना, रांची और देवघर से एनडीआरएफ की टीम को भी इस अभियान में लगाया गया और ग्रामीणों की मदद से सोमवार को यह अभियान पूरा हुआ। गुरुवार की शाम बरबेदिया घाट से बीरगांव आ रही नाव डूब गई थी, जिसमें कुल 18 लोग सवार थे। अगले दिन 25 तारीख से एक्सटेंसिव सर्च हम लोग करते रहे। 26 तारीख को जो नौका मिली उससे हमें एक आइडिया मिला कि इस जगह पे ही एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है, और फिर उसी को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू करते हुए उसके सराउंडिंग में सर्च किया। कुछ डेड बॉडी सिविलियंस को भी मिले जो आगे बह के चले गए थे, और बाकी अभी तक टोटल 14 की 14 डेड बॉडी रिट्रीव हो गई हैं, जिसमें कि आज 6 डेड बॉडी एनडीआरएफ ने रिट्रीव की। और इधर बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जामताड़ा हादसे का मामला उठाया। साथ ही बरबेदिया में बराकर नदी पर पुल निर्माण की मांग की। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पुल के आकलन के बाद जल्द ही डीपीआर बनाने का भरोसा दिया, जिसके बाद वहां पुल बनेगा। और इसी के साथ सीएम ने हादसे में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस पुल का फिजिबिलिटी ये आकलन कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय, फिर इसका अध्यक्ष महोदय हम लोग जल्द डीपीआर बना लेंगे अध्यक्ष महोदय, और जल्द उससे हो सकता है अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ा पुल भी बन सकता है, हो सकता है उसका बजट भी बढ़ सकता है अध्यक्ष महोदय, और धन की उपलब्ध करा करके अध्यक्ष महोदय उसको बनवा लिया जाएगा। जो लोग इसमें मारे गए हैं अध्यक्ष महोदय, उसको सरकार आपदा विभाग की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में उपलब्ध करा रही है। धनबाद के बलियापुर सीओ रामप्रवेश कुमार का विवादित ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में सीओ बलियापुर थाना प्रभारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, और यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और डीसी को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की है। सुरंगा में चाल धसा है, जाए थाना पर भाई थोड़े जाए, तुम उसी करके देंगे बेटा को, हमने देंगे डीसी का हालत खराब कर दी। हमको डीसी फोन कर देते हैं, छोड़ दो तो बोलिए देते, डीसी का बुखार उतारे हैं 2 बार। बन्ना गुप्ता हमको फोन करके बोला कि आपको बहुत शिकायत आ रहा है। हम सर कौन बोल दिया सर, ऐसे तुम लगते हो तुम 1 सेकंड नहीं लगेगा। हम सर
जो भी कार्य है सर, मैं ससमय निपटारा करता हूँ। फालतू बस मत करो। कमेटी बनाई गई है जिसमें एसपी लॉ एंड ऑर्डर और मंडल पदाधिकारी जांच करके उसमें जो भी विषय आ रहे हैं वो जांच करके रिपोर्ट दें और रिपोर्ट प्राप्त होने पर फिर आवश्यकता अनुसार आगे करेंगे। और खबर गोड्डा से, जहां बंधन बैंक से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। महागामा के मोहनपुर में 4 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर बंधन बैंक से 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 4 बाइक सवार अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने बैंक में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ लेकर चले गए। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। आया अज्ञात आदमी जिसको हम लोग कभी नहीं देखे इससे पहले, अपना आया, वो लोग बंदूक दिखाया और ब्रांच में जो भी मैंने अपना कैश जो था वो ले गया है। सब मैंने 2-4 आदमी को मारा भी है। बंधन बैंक में लूट की घटना घटी है। अभी तक की छानबीन में ये बात आ रही है कि 4 अपराधी आए थे बैंक में और पिस्तौल का भय दिखाकर पैसा ले गए हैं। कैश काउंटर से 16 लाख रुपए जाने की बात बताई जा रही है। जमशेदपुर में अपराधियों ने एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना काशीडी सेंटर एरिया की है, जहां एक सर्विस सेंटर में वेंटिलेटर तोड़कर घुसकर अपराधियों ने करीब 10 से 15 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली, जिसमें करीब 4 से 5 लाख रुपए कैश था। सुबह जब सर्विस सेंटर का मालिक दुकान खोलने पहुंचा तो देखा कि दुकान के ताला पर हथौड़ा मारा गया था, लेकिन ताला नहीं टूटने पर चोर वेंटिलेटर तोड़कर अंदर घुसे और अंदर 4 कमरे का ताला तोड़कर करीब 4 से 5 लाख कैश, चांदी के सिक्के, लैपटॉप, कैमरे और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर चलते बने। पुलिस अब पूरी घटना की जांच में जुट गई है। ये घटना मतलब रात की है। सुबह जब मैंने आके अपना ऑफिस खोला तो मैंने देखा कि ऊपर का वो वेंटिलेटर टूटा हुआ है और हमारे अंदर में जो पूजा का सामान होता है उसमें कुछ चांदी का कुछ सिक्का वगैरह था। अप्रोक्स 500-700 ग्राम के आसपास वो सिक्का था, ठीक है ना, जो हर दीपावली में रखा जाता है। वो सिक्का सारा ले गया है और गले में कुछ कैश था, ये कोई 3 से 5 लाख के समथिंग में। और हमारा फ्रेश स्टॉक था जिसमें कि 8-10 गीजर था और कुछ आरओ था और एक लैपटॉप था मेरा और एक हार्ड डिस्क और एक कैमरा। पुलिस अभी जांच कर रही है, अगल बगल का सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रही है और इस प्रकार का जो अपराध को घटना को अंजाम देते हैं उस सबका सत्यापन कर रही है। अपने जल्द पकड़ा जाएगा। हाँ, जल्द पकड़ा जाएगा। वहीं देखिए, लोहरदगा में बाइक चोरों से लोग बेहद परेशान हैं। शहरी क्षेत्र के पावरगंज चौक से बाइक चोर बाइक लेकर चंपत हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाइक चोर पहले चाबी के जरिए बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होने पर बाइक को धक्का देकर स्टार्ट कर बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। और इसी बीच लोहरदगा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतरार के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। करीब 175 किलो अमोनियम नाइट्रेट यहां पर बरामद किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के द्वारा छिपाया गया था विस्फोटक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लोहरदगा से, जहां पर नक्सलियों के द्वारा विस्फोटक छिपाया गया था। पुतरार के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। करीब 175 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की टीम को यह बड़ी सफलता मिली है। देवघर साइबर पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर साइबर डीएसपी ने बताया कि ये साइबर अपराधी प्रोजेक्ट जनरेटर के तौर पर लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर करते थे। इसके जरिए पैसे पर साल भर में 100% से 1000% तक ब्याज का झांसा दिया जाता था। साइबर अपराधियों ने भारतीय मूल के मेलबर्न निवासी साजी जॉन को शिकार बनाया। अपराधियों ने क्रिप्टो करेंसी और निवेश का झांसा देकर 82 लाख की ठगी की। इसकी शिकायत दर्ज कराने के बाद एसपी के निर्देश पर विलियम्स टाउन में छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 22 एटीएम कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 1 पासबुक, 4 चेकबुक, अमेरिकन करेंसी के साथ ही 1 कैंसिल चेक और 3 लैपटॉप बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार साइबर अपराधियों की निशानदेही पर बड़े साइबर क्राइम के खुलासे का दावा किया जा रहा है। ब्लॉक बटालियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर कर उसके डायरेक्टर बने हुए थे और उसमें लोगों को क्रिप्टो करेंसीज और अदर इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी करते थे। वो बेसिकली क्या करते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता था वो 100% या उससे अधिक देने के नाम पे, लुभावने ऑफर्स देने के नाम पे लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे ठगी करते थे, जिसमें साजिश जॉन का 82 लाख रुपए इन्होंने ठगा और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अलग अलग जगह पे जहाँ इनका उधार था या उनको जो पैसे थे वो अलग अलग जगह पे इन्होंने खर्च कर दिए। यूक्रेन संकट में फंसी रांची की एक छात्रा आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंची तो चेहरे पर वतन वापसी का सुकून साफ तौर पर दिख रहा था, तो कई दिनों से बमबारी और धमाकों के बीच रहने का तनाव भी झलक रहा था। रांची की रहने वाली अर्पिता 4 साल से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं और जब रूस की ओर से हमला शुरू हुआ, किसी तरह बेसमेंट में छिपककर उन्होंने रात बिताई है। बाद में भारतीय छात्रों को संकट से निकालने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर अर्पिता ने संपर्क किया, जिसके बाद वो सकुशल वापस लौट आई हैं। अर्पिता के स्वागत में रांची एयरपोर्ट पर उसका पूरा परिवार मौजूद था, जो बेटे की सकुशल वापसी के लिए भगवान के साथ केंद्र और राज्य सरकार का आभार जता रहे हैं। अर्पिता और उनकी मां से बात की हमारी सहयोगी कोमल बहल ने। रोज लौट आई है। मैं इंडिया गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस आप अर्पिता कैसा लग रहा है या वापस आ गए थे? जानकारी आपके पास? झारखंड के कितने हैं स्पेसिफिकली ये मुझे आइडिया नहीं है, बट अराउंड काफी हजार बच्चे फंसे हुए हैं। अच्छा, आप एक मिनट आप जो यहाँ आई हैं, आप थोड़ा सा वहाँ के जो सिचुएशन ये जो है, कितनी मुश्किल से आप पहुँची है यहाँ, कितना गंदा जर्नी करके? बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ। 2-3 दिन से बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। कैसे रह रही थी आप लोग वहाँ पे? बस खड़े रह रहे थे या फिर जमीन पे बैठे थे या रोड पे बैठे थे। ट्रेन से अभी जो है एयर इंडिया की फ्लाइट से यहाँ पे पहुँची है। 1 बजे यह फ्लाइट जो है वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड की है। माता भी काफ़ी खुश है, परिजन काफ़ी खुश है। परिजनों का कहना है कि बिना खरोच के जो उनकी बच्ची जो है वो सही सलामत यहाँ पे लौट आई है। राज्य सरकार और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करिए। हालांकि अभी भी झारखंड के करीब 140 स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। लगातार राज्य सरकार जो है इन बच्चों को वापस लाने की जो है गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। यहाँ तक कि राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि अगर ये जो बच्चे जो है वहाँ से यहाँ सुरक्षित वापस लौटते हैं तो जो भी खर्च हुआ है वो सारा खर्च जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। रांची से कोमल बहल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।